देखो फोर्थ लेक्चर में लास्ट में एक क्वेश्चन देखा होगा, वो था He प्लस आयन के सेकंड सेल से, सेल ऑर्बिट एक ही बात है, सेकंड ऑर्बिट से सिक्स्थ ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिट होना है, तो उसकी डेल्टा ई क्या होगी। ठीक, इसको सिंपल ऐसे सॉल्व कर लेंगे। डेल्टा ई इक्वल टू En2 माइनस En1, डेल्टा ई इक्वल टू माइनस 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर, एच ई प्लस है तो जेड की वैल्यू 2 स्क्वायर अपॉन N2 की वैल्यू 6 N स्क्वायर यानी 6 स्क्वायर। ठीक, अब माइनस En1, ये 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन सेकेंड ऑर्बिट यानी 2 स्क्वायर। तो डेल्टा ई इक्वल टू, ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो इसको पहले लिख देंगे, 2.18 10⁻⁻18 जेड स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 2.18 10⁻⁻18 2 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर। ठीक है, तो डेल्टा ई इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, यहाँ से जो कॉमन निकल रहा होगा निकाल लेंगे। तो 2.18 10⁻⁻18 2 स्क्वायर ये कॉमन निकाल लिया, और ये 1/2 स्क्वायर माइनस 1/6 स्क्वायर। तो डेल्टा ई इक्वल टू 2.18 10⁻⁻18 इंटू 4, और ये 1/4 माइनस 1/6 6 36। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। नाइन माइनस 1 यानी अब ये आ जाएगा डेल्टा ई इक्वल टू 2.18 10⁻⁻18 इंटू 4 इंटू 8/36। अब आ जाएगा डेल्टा ई इक्वल टू 2.18 10⁻⁻18 8/9 जूल पर एटम। यानी यहाँ पर जूल पर आयन बोलेंगे, क्योंकि He प्लस आयन के लिए ये अपन ने सॉल्व किया, तो जूल पर आयन इतना एनर्जी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा फॉर ट्रांजिशन ऑफ सेकेंड ऑर्बिट टू सिक्स ऑर्बिट इन He प्लस आयन। समझ में आया ये? यस सर। हाँ, जिन लोगों ने फोर्थ लेक्चर ठीक से देखा होगा उनको सबको समझ में आएगा ये। यस सर, देखेंगे सर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट टॉपिक में पहुँचे।
तो नेक्स्ट टॉपिक है मैक्स प्लैंक थ्योरी। मैक्स प्लैंक थ्योरी ने 3 पॉइंट दिए थे, यानी मैक्स प्लैंक साइंटिस्ट थे, उन्होंने थ्योरी के 3 पॉइंट दिए थे। ध्यान से समझना, तीनों पॉइंट किसके बारे में थे? तो तीनों पॉइंट जो हीट एब्जॉर्ब होती है या रेडिएट होती है। हीट क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो अपन ये भी बोल सकते जो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और रेडिएट होती है, उसके बारे में 3 पॉइंट्स की थ्योरी मैक्स प्लैंक ने दी थी। किसके बारे में दी थी? एनर्जी के बारे में। एनर्जी एब्जॉर्ब और रेडिएट जब होती है तो वहाँ ये 3 पॉइंट काम करते हैं थ्योरी के। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। इसमें फर्स्ट पॉइंट उन्होंने बोला था, एनर्जी, लिखते जाएं, एनर्जी रेडिएट and absorb not continuously but discontinuously in the form of small packets of energy. These packets of energy is called फोटोन और क्वांटा। ये फर्स्ट पॉइंट दिया था इन्होंने। तो ये फर्स्ट पॉइंट में क्या बता रहे हैं, ठीक से समझना। एनर्जी रेडिएट और एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली in the form of small packets of energy. These packets are known as photon और quanta. अब देखो, इसमें ये तो समझ में आ रहा होगा कि एनर्जी स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में रेडिएट होती है या एब्जॉर्ब होती है। उन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी को फोटोन बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। लेकिन शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्यों लिखा, एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली। बताएं, ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. ये नॉट कंटिन्यूअसली बट डिसकंटिन्यूअसली, ये बात समझ में आ रही है? Yes, sir. क्या समझ में आ रहा है इसमें? सर, जो एनर्जी है उसको हम लोग रेडिएट या अब्सॉर्ब कंटिन्यूअसली नहीं कर सकते, पर कुछ सर्टेन टाइम के बाद हम लोग उसको बार बार कर सकते हैं, सर्टेन टाइम पीरियड के बाद। ठीक है, हाँ। अभी इसको और थोड़ा सा और समझ लें अपन।
जो एनर्जी रेडिएट हो रही है वो कंटिन्यूसली नहीं हो सकती, ऐसे होगी। एक 1 पैकेट, 2 पैकेट, 5 पैकेट, 10 पैकेट, ऐसे पैकेट्स के फॉर्म में होगी। एक टाइम में कुछ नंबर ऑफ पैकेट्स निकलेंगे, फिर दूसरे टाइम में दूसरे नंबर्स ऑफ पैकेट निकलेंगे एनर्जी के। ये रेडिएट होने का तरीका है। एब्जॉर्ब होने का तरीका है कुछ नंबर ऑफ पैकेट्स। वो नंबर ऑफ पैकेट्स कांस्टेंट नहीं है, वो कितने भी हो सकते। तो कुछ नंबर ऑफ पैकेट्स एक सर्टेन टाइम में एब्जॉर्ब होंगे, फिर दूसरे टाइम में दूसरे नंबर ऑफ पैकेट एब्जॉर्ब होंगे। ठीक। अब जैसे देखो, कंटिन्यूसली और डिसकंटिन्यूसली को अपन समझें। डिसकंटिन्यूसली यानी थोड़ा रुक रुक करके, एक टाइम के बाद दूसरा टाइम, तीसरा टाइम, ऐसे। और कंटिन्यूसली कोई ब्रेक ना हो जिसमें। तो यहाँ पर ये एनर्जी जो रेडिएट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है वो कंटिन्यूसली नहीं है। यहाँ ब्रेक लेकर के ये एब्जॉर्ब होगा या रेडिएट होगा। जैसे कि मान लो कोई पर्सन है, टेरेस से नीचे कूदे तो डायरेक्ट नीचे आ जाएगा, इसको कंटिन्यूस बोलेंगे। और अगर वो स्टेयर्स के थ्रू गिरे तो वो स्टेयर्स में एक एक स्टेयर्स में लगता हुआ नीचे गिरेगा। दैट प्रोसेस इज नॉन एज डिसकंटिन्यूअसली। समझ में आ रहा कि गिरना दोनों केस में है, लेकिन स्टेयर्स के थ्रू अगर गिरे तो स्टेयर्स में अटकेंगे अपन बीच बीच में। तो दैट प्रोसेस इज नॉन एज डिसकंटिन्यूअसली। और डायरेक्ट नीचे गिरेंगे तो कंटिन्यूअसली। ठीक। तो यहाँ पर जो एनर्जी रेडिएट होगी और एब्जॉर्ब होगी वो डिसकंटिन्यूअसली होगी। एक बार में पूरी बहुत सारी होगी ऐसा नहीं। एक बार में कुछ पैकेट्स, फिर कुछ पैकेट्स, फिर कुछ पैकेट्स, ऐसे करते हुए ये रेडिएशन और एब्जॉर्प्शन चलेगा। फर्स्ट पॉइंट में कोई डाउट तो नहीं? नो सर। अब सेकंड पॉइंट देखो। सेकंड पॉइंट में बताया इन्होंने एनर्जी ऑफ फोटोन और क्वांटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी समझते हैं? क्या होता है फ्रीक्वेंसी? अब देखो, ये कोई जैसे वेव है, नंबर ऑफ ऑकरेंस नंबर ऑफ ऑफ ए रिपीटिंग इवेंट और यूनिट टाइम। ठीक ठीक ठीक, वेरी गुड। अब देखो, जैसे ये कोई वेव जा रही है और ऐसे ही मूव कर रही है। ये सपोज 1 सेकेंड में यहाँ तक मूव हुई है, यहाँ तक 1 सेकेंड लगे इसको, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? तो फ्रीक्वेंसी के लिए अपन ये यहाँ से चले यहाँ तक 1 ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ। ये 1 ऑसिलेशन भी बोला जाता है, 1 साइकिल भी बोला जाता है। तो 1 ऑसिलेशन या 1 साइकिल यहाँ तक हुआ। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10। तो 1 सेकेंड में ये वेव 10 ऑसिलेशन या 10 साइकिल कंप्लीट की। तो दिस नंबर इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। क्या होता है? फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ ऑसिलेशन और साइकिल पर सेकेंड ऑफ एनी वेव इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। समझ में आया? एक बार फिर से बताइए सर। नंबर ऑफ ऑसिलेशन, ऑसिलेशन किसको बोलते हैं? पूरा एक साइकिल जो लगा, देखो यहाँ से स्टार्टिंग से ये चले, ये यहाँ तक फर्स्ट रेड मार्क तक चले, तो ये वेव का 1 ऑसिलेशन बोला जाएगा और 1 साइकिल बोला जाएगा। तो कोई वेव 1 सेकेंड में जितने भी ऑसिलेशन कवर करती है, 1 सेकेंड में जितने भी वेव्स चलती है, जितने भी साइकिल चलती है, दैट नंबर ऑफ साइकिल और ऑसिलेशन इज नॉन एज फ्रीक्वेंसी। एक बार फिर से समझ लें, नंबर ऑफ ऑसिलेशन ऑफ वेव पर सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। समझ में आ रहा है ये बात? यस सर। अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 50 साइकिल पर सेकंड की आती है। यानी अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें अगर उसकी फ्रीक्वेंसी मेजर की जाए तो 50 ऑसिलेशन पर सेकंड और 50 साइकिल पर सेकंड और 50 हर्ट्स, ये फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स हैं। तो इतने साइकिल पर सेकंड, इतने ऑसिलेशन पर सेकंड और इतने हर्ट्स, तो अपने घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी है दैट इज़ 50 हर्ट्स, 50 साइकिल पर सेकंड, 50 ऑसिलेशन पर सेकंड। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 50 टाइम्स वो ऐसी साइकिल बना के 1 सेकंड में मूव कर जाएगी। ऐसे ही कोई भी वेव है, कोई भी रे है, वो ऐसे ऑसिलेशन बनाती हुई चलती है। तो जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी आ रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनकी एनर्जी होती है। और वो एनर्जी जो है, एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। ये ऐसा जो साइन बना हुआ है इट इज़ न्यू, इसको बोलते हैं NEU, प्रोनाउंसिएशन है इसका न्यू। इट इज़ सिंबल यूज्ड फॉर द फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है दैट इज़ directly proportional to the frequency of photon, that is equal to E directly proportional to nu, E equal to h nu, where h is Planck constant। h की वैल्यू 6.625 into 10 to the power minus 34 जूल सेकेंड। ये मैक्स प्लैंक ने जो थ्योरी दी थी उन्हीं ने अपना प्लैंक कांस्टेंट दिया था ये, कि अगर हमको किसी फोटोन की फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो हम उस फोटोन की एनर्जी बता सकते हैं। एनर्जी सर न्यू किसके लिए यूज होता बोले सर? फ्रीक्वेंसी के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए। फ्रीक्वेंसी इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यू। आया समझ में? यस सर। तो जो एनर्जी ऑफ फोटोन है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है।
और एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच न्यू। एच इज अ प्लैंक कांस्टेंट और एच की वैल्यू क्या है 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये जिन्होंने ये थ्योरी दी थी मैक्स प्लैंक ने, उन्हीं ने इसको कैलकुलेट करके दिया था, एक्सपेरिमेंट करके एच की वैल्यू फाइंड करके अपन को दे दी। दिस कांस्टेंट इज नॉन एज प्लैंक कांस्टेंट। इसको कहाँ यूज करते हैं? फोटोन की एनर्जी फाइंड करने में अपन इसको यूज करते हैं। इतना समझने में कोई दिक्कत है? नो सर। तो फर्स्ट पॉइंट अपने समझ में आया। फर्स्ट पॉइंट में क्या बताया उन्होंने? एनर्जी रेडिएट और एब्जॉर्ब नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली in the form of small packets of energy. These packets are known as photon और quanta। ये फर्स्ट पॉइंट दिया। सेकंड पॉइंट में उन्होंने फोटोन की एनर्जी के बारे में बता दिया कि एनर्जी ऑफ फोटोन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, और उसका फॉर्मूला भी दे दिया E इक्वल टू एच न्यू, और इसमें H प्लैंक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू भी दे दी। तो ऐसे सेकंड पॉइंट तक अपन आते आते एनर्जी ऑफ फोटोन कैलकुलेट करना सीख गए। अब देखो ये इसके आगे जो हम बता रहे हैं वो CBSE में 8th में पढ़ा होगा, लैम्डा, और इसको बोलते हैं वेव लेंथ। बताओ ऐसा कभी पढ़ा है? वेवलेंथ क्या होता? CBSE में 8th क्लास में है, ये नहीं पढ़ा है? बताएं। हाँ पढ़ा है। तो वेवलेंथ देखो क्या होता। वेवलेंथ ये जो वन साइकिल में डिस्टेंस कवर किया है, वेव ने वन साइकिल में जो डिस्टेंस कवर किया, इस डिस्टेंस को ही वेवलेंथ बोलते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन वन साइकिल। एक बात, डिस्टेंस बिटवीन टू नेबरिंग सिमिलर फेस ऑफ वेव, ये भी डेफिनेशन होती है इसकी। तो अपन सिंपलेस्ट डेफिनेशन को याद रखें, डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन वन ऑसिलेशन और वन साइकिल। जो कंप्लीट वन साइकिल हुआ है, देखो ये यहाँ से यहाँ तक, और स्टार्टिंग से लेकर के इस फर्स्ट साइकिल कंप्लीट होने तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम वेवलेंथ बोलेंगे। अब ये डिस्टेंस है तो यूनिट या तो सेंटीमीटर में होगी या मीटर में होगी। जनरली अपन सेंटीमीटर में यूज़ करेंगे। आया समझ में? हाँ सर। अब देखो, अगर अपन को इस वेव, जो वेव ऊपर बनी हुई है, इस वेव का वेवलेंथ मालूम है। वेवलेंथ का मीनिंग हुआ कि हर साइकिल में इतना ही डिस्टेंस कवर करेगी वेव, और फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये 1 सेकंड में अगर यहाँ तक चल रही है, यानी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई? इस वेव की फ्रीक्वेंसी हो गई है 10 साइकिल पर सेकेंड, और 1 साइकिल में जो डिस्टेंस कवर कर रही है दैट इज वेवलेंथ, लैम्डा सेंटीमीटर। अब अगर अपन को बोला जाए कि कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ दिस वेव, v ऑफ दिस वेव,
तो कैसे बताएंगे? वेलोसिटी बताना है अपन को लैम्डा और फ्रीक्वेंसी से, यानी वेलोसिटी लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होगा वो अपन को बताना है। तो वेलोसिटी के बारे में जब अपन सोचेंगे तो अपन को अपना दिमाग बताएगा, क्योंकि वेलोसिटी पढ़ी होगी, 9th में भी पढ़ा होगा। वेलोसिटी पढ़ा है 9th में? यस सर। हाँ, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और जो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये जो फॉर्मूले हैं 2as v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये पढ़े होंगे। यस सर। तो उसमें वेलोसिटी भी सीखा होगा। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी या स्पीड के बारे में बताएं हमको। तो क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव पर सेकेंड। ये जो वेव है 1 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस कवर करेगी, दैट इज द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ वेव। इतना समझ में आ रहा है? अब ये वेव, सर एक बार फिर से बताओ सर वेलोसिटी का। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड। डिस्टेंस ट्रेवल बाय द वेव इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड वेलोसिटी और स्पीड ऑफ वेव। क्या मतलब हुआ कि 1 सेकेंड में कोई वेव जितना भी डिस्टेंस कवर करेगी उसको ही बोलेंगे अपन वेलोसिटी और स्पीड ऑफ वेव। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं आया? हाँ सर। अब देखो, वेलोसिटी इक्वल टू होगा फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। ये फॉर्मूला होगा इसका। समझ में आ रहा कि नहीं ये कैसे आ गया फॉर्मूला? इसके बारे में जब अपन सोचेंगे डिटेल, तो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड, यानी ये जो वेव है ये 10 साइकिल 1 सेकेंड में चला तो 10 इज़ द फ्रीक्वेंसी, और 1 साइकिल में जो डिस्टेंस कवर की दैट इज़ वेव लेंथ। तो 10 साइकिल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 1 साइकिल में लैम्डा के बराबर डिस्टेंस कवर करती है ये वेव। तो 10 साइकिल में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? 10 इंटू लैम्डा। 10 इंटू लैम्डा, और 10 इंटू लैम्डा जो आएगा दैट इज़ द वेलोसिटी और स्पीड ऑफ वेव, कि 1 सेकेंड में टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करेगी? 10 इंटू लैम्डा। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। इसको समझने में कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। अब देखो, एनर्जी जनरली लाइट के फॉर्म में आ रही है, और वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है? हाँ, वेलोसिटी ऑफ लाइट को c से रिप्रेजेंट करते हैं, और जनरली ये 3.0 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो v की जगह जब अपन एनर्जी की बात कर रहे हैं, लाइट के फॉर्म में एनर्जी आ रही है जा रही है, तो अपन v की जगह c यूज करने लगेंगे। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा c इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा।
देयरफॉर न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। ये समझ में आया? यस सर। अब एनर्जी ऑफ फोटोन जो कि अपन ने E इक्वल टू एच न्यू पढ़ा था, न्यू की जगह सी अपॉन लैम्डा पुट कर सकते अपन। कर सकते कि नहीं? जब यस सर। न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा है तो वी कैन पुट इट। तो ये एक फार्मूला बन गया एनर्जी ऑफ फोटोन। ये कब यूज़ किया जाएगा? जब फोटोन का वेवलेंथ दिया रहेगा। तो हम ये फार्मूला यूज़ करके एनर्जी ऑफ फोटोन बताएंगे। अगर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो E इक्वल टू एच न्यू यूज़ करेंगे। इसके लिए फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ वन फोटोन। ठीक है, इतना समझ में आया? अभी ये सेकंड पॉइंट ही चल रहा है, मैक्स प्लैंक थ्योरी का सेकंड पॉइंट ही अभी पढ़ रहे हैं अपन। सेकंड पॉइंट में ये सारी चीज़ें अपन ने सीखी। कोई दिक्कत तो नहीं आई ये सीखने में? वो सर। अब थर्ड पॉइंट में आ जाए अपन। थर्ड पॉइंट में इन्होंने बताया एनर्जी रेडिएट और एब्जॉर्ब इन द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ फोटोन और क्वांटा। यानी एनर्जी जब भी रेडिएट होगी और एब्जॉर्ब होगी तो वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फोटोन में होगी। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि एनर्जी जब भी रेडिएट होगी या एब्जॉर्ब होगी तो वो फ्रैक्शन में नहीं होगी। यानी अगर कहीं ये बोला जाए कि 1.3 फोटोन रेडिएट हुआ तो वो एकदम गलत है। कहीं बोला जाए 2.5 फोटोन रेडिएट हुआ, एकदम गलत है। क्योंकि इस थ्योरी के हिसाब से कभी भी जो एनर्जी रेडिएट हो रही है या एब्जॉर्ब हो रही है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ नंबर ऑफ फोटोन में होगी। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब इनके तीनों पॉइंट कंप्लीट हुए। अब देखो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे, थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। सपोज एक 100 वॉट का बल्ब है अपने यहाँ, और अपन को बोला जा रहा है कि ये 100 वॉट का बल्ब 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ फोटोन रेडिएट करेगा, जिसका वेवलेंथ जिस एनर्जी का वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम है। यानी जो वो फोटोन रेडिएट करता है बल्ब, जैसे बल्ब अपन जलाते हैं तो क्या होता, लाइट रेडिएट करता, वो जो लाइट रेडिएट कर रहा है उस लाइट का कुछ वेवलेंथ है, वो वेवलेंथ अपन को दिया हुआ है
4000 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ की लाइट ये रेडिएट कर रहा है, 100 वॉट बल्ब। तो 1 मिनट में ये कितने फोटोन रेडिएट करेगा, ये अपन से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अभी समझाया नहीं हमने, अभी क्वेश्चन बोला। क्वेश्चन दिमाग में क्लियर हुआ कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 100 वाट का बल्ब अपन ने अपने घर में एक होल्डर में लगा दिया, उसको ऑन किया 1 मिनट के लिए। तो 1 मिनट तक उसने लाइट दी। जो लाइट दी वो उसका वेवलेंथ 4000 एंगस्ट्रॉम था। तो 1 मिनट में इसने कितने फोटोन रेडिएट कर दिए, उन नंबर ऑफ फोटोन को कैलकुलेट करने को बोला जा रहा है। क्वेश्चन क्लियर है कि नहीं? यस सर। अब देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो ध्यान दें। तो 9th 10th में ये सीखा होगा कि 100 वॉट का बल्ब अगर 1 सेकेंड तक जलाएंगे तो कितने जूल एनर्जी रेडिएट करेगा वो? पढ़ा है ये तो 10th में ही है। 100 वॉट बल्ब अगर अपन ने लगाया, उसको जलाया, तो दैट विल रेडिएट 100 जूल पर सेकेंड। 1 सेकेंड में 100 जूल एनर्जी रेडिएट करेगा वो। 100 वॉट अगर लिखा हुआ है उसको, तो 1 मिनट में कितनी रेडिएट करेगा? 100 जूल नहीं, 1 मिनट में। हम ये 100 वॉट बल्ब का मीनिंग हुआ 100 जूल पर सेकेंड। दैट बल्ब रेडिएट 100 जूल पर सेकेंड। और हमको चाहिए 1 मिनट में कितने नंबर ऑफ फोटोन। तो 1 मिनट में कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा टोटल? हाँ 6000। हाँ 6000। राइट। तो टोटल एनर्जी रेडिएटेड बाय बल्ब इक्वल टू 100 इंटू 60 इक्वल टू 6000 जूल। अब ये टोटल जो एनर्जी है ये किस फॉर्म में रेडिएट करेगा? तो स्मॉल पैकेट्स के फॉर्म में करेगा वो। ठीक। सपोज जो नंबर ऑफ पैकेट्स से निकाले वो कैलकुलेट करना है, तो अपन करेंगे सपोज n नंबर ऑफ फोटोन रेडिएट इन 1 मिनट। ठीक। n अपन ने एज्यूम कर लिया। अब इसको एनर्जी के फॉर्मूले में डाल देंगे। एनर्जी इक्वल टू n इंटू hc अपॉन लैम्डा। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? hc अपॉन लैम्डा ये 1 फोटोन की एनर्जी है, और ऐसे ऐसे n नंबर ऑफ फोटोन की एनर्जी टोटल एनर्जी के बराबर होगी। अब इसमें क्या करेंगे, जो 6000 जूल है वो यहाँ पुट कर देंगे एनर्जी की जगह। ये n फाइंड करना है। h 6.625 10 टू दी पावर -34, c की वैल्यू 3.0 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और वेवलेंथ कितना दिया है? 4000 एंगस्ट्रॉम, यानी 4000 इंटू 10 टू दी पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10 टू दी पावर -10 मीटर। ये भी छोटी क्लास में पढ़ा होगा कहीं।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे और इस n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कर पाएंगे क्या? इस n की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे क्या? n इक्वल टू, जो इजी रहता तो बोल दिया करो कि हाँ कर पाएंगे। ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये नीचे आ जाएगा 6.625 10 टू दी पावर -34, और ये 3.0 10 टू दी पावर 8। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये n आ जाएगा, n नंबर ऑफ फोटोन। 1 मिनट में इतने फोटोन रेडिएट करेगा 4000 एंगस्ट्रॉम वेवलेंथ के। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे स्टोरी से रिलेटेड। आया समझ में? आया समझ में कि नहीं? हाँ सर, आई। अब देखो इसके आगे एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं। उसको बोलते हैं डी ब्रॉगली इक्वेशन। डी ब्रॉगली इक्वेशन। इसमें देखो क्या होता है, कोई एनर्जी जो रेडिएट हो रही है तो एक आइंस्टीन इक्वेशन पढ़ी होगी, तो उन्होंने बताया था E इक्वल टू mc²। ये इक्वेशन पढ़ी है कभी? ये इक्वेशन देखी हुई है, पढ़ी हुई है? हाँ सर। तो जब भी कोई एनर्जी रेडिएट होगी वो किसी ना किसी मास के लॉस होकर के बनी हुई होगी। जैसे अपन लकड़ियों को जलाएं, लकड़ियों को जलाएंगे तो क्या होगा, उसका मास लॉस होगा और एनर्जी मिलेगी। ठीक, अगर अपन घर में गैस जलाते हैं तो एनर्जी मिलती है, तो कुछ मास बर्न हो रहा है। तो उन्होंने बताया था कि ये होता है E इक्वल टू mc²। जितना मास लॉस होगा वो इंटू c² करेंगे तो एनर्जी जो अपन को मिली है वो पता लग जाएगी अपन को। अब यही एनर्जी मैक्स प्लैंक ने क्या बताया, उन्होंने बताया कि ये hc/λ के इक्वल होती है। सिंगल फोटोन की बात चल रही है। सिंगल फोटोन की एनर्जी mc², उस फोटोन की वेलोसिटी और उस फोटोन का मास जो है उसके इक्वल रहेगी। ये आइंस्टीन ने बताया था। और ये एनर्जी hc/λ ये मैक्स प्लैंक ने बताया। अब दोनों एनर्जी सेम फोटोन की हैं, तो डी ब्रॉगली ने सिर्फ इतना सा काम कर दिया कि उन दोनों एनर्जी को इक्वेट करा दिया उसने। किसने? डी ब्रॉगली ने। mc² इक्वल टू hc/λ। देयरफॉर लैम्डा इक्वल टू hc/mc²। c से ये स्क्वायर गया तो लैम्डा इक्वल टू h/mc। ये एक रिलेशन फाइंड करके डी ब्रॉगली ने दे दिया। कोई भी वेव है उसकी वेलोसिटी जब अपन को दी जाएगी, मास दिया जाएगा उस पार्टिकल का, तो हम वेवलेंथ उसका फाइंड करके दे सकते। तो ये तो हो गया इसके लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। क्यों? जब तक हम c यूज़ करेंगे, वेलोसिटी ऑफ वेव
वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर यूज़ करेंगे तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। लेकिन अगर कोई वेव मैटर वेव है, मैटर वेव यानी अपने जो सराउंडिंग में जो पार्टिकल्स हैं उनसे बनी हुई वेव है, तो वो ज़रूरी नहीं है कि उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो। तो यहाँ पर v डाल देंगे तो लैम्डा इक्वल टू h/mv आ जाएगा। इट इज़ फॉर मैटर वेव। ठीक। अब अगर अपन से बोला जाए कि कोई इलेक्ट्रॉन है जो कि हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, उसका वेवलेंथ क्या होगा, ये पूछा गया है। तो अपन क्या करेंगे, तो एक इसमें काम क्या हो सकता है कि अपन थर्ड ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड कर लें। फाइंड कर सकते क्योंकि अपन ने प्रोसेस सीखा है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट सीखा, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सीखा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सीखा। ठीक। तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का फार्मूला अप्लाई करके हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे जो कि हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होगा। अब उस वेलोसिटी को h/mv में पुट कर देंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है जो अपन ऑलरेडी कई इक्वेशन में यूज़ कर चुके हैं, 9.1 10⁻³ kg। ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये यूज़ कर लेंगे। h की वैल्यू अपन ने ऑलरेडी यूज़ की है 6.625 10⁻34 जूल सेकेंड। ये h की वैल्यू यूज़ कर लेंगे। ठीक। वेलोसिटी फाइंड करेंगे, वो वेलोसिटी यूज़ कर लेंगे और इस इक्वेशन में डालेंगे। उस इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है वो एक वेव बनाता हुआ मूव करेगा और उस वेव का वेवलेंथ अपन बता सकते हैं। बताएं ये क्वेश्चन सॉल्व